और क्यों नैनार कहा जाता था लोगों को। पहले पहले का जो आंसर है उसको देख लेते हैं। तो पहले का जो है वो दूसरा आंसर, यानी कि जो शिव की आराधना करते थे उन्हें नैनार कहा जाता था। ठीक है, यानी कि शिव को पूजने वाले लोग नैनार के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, और जो मेन पॉइंट है उसको आप लिख लीजिएगा कि शिव और पार्वती की जो मूर्तियाँ थी, शिव और पार्वती, ठीक है, कि जो मूर्तियाँ हैं संयुक्त मूर्तियाँ, यानी कि साथ में जो मूर्तियाँ बनाई गई शिव और पार्वती की, वो गुप्त युग और परवर्ती युग से ही चली आ रही हैं। यानी कि सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी शिव और पार्वती के संयुक्त मूर्तियाँ बनाने की, वो गुप्त युग और परवर्ती युग से शुरुआत की गई, यानी कि बनाई गई थी। ठीक है, और देखिए शैव संप्रदाय से ही एक सबसे, जैसे शैव धर्मानुयायी को तो नैनार कहा ही गया, तो इसके अलग अलग संप्रदाय थे। जैसे कि आप जानते हैं कोई एक धर्म होता है, उसमें बहुत से देवी देवताओं को पूजा जाता है और कई तरीके से पूजा जाता है, तो उनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग रीति रिवाजों से उनकी पूजा आराधना की जाती है। तो उसी तरह से शैव जो संप्रदाय था, उसी में एक संप्रदाय था पाशुपत संप्रदाय, जिसकी स्थापना लकुलिस ने की थी। यानी कि पाशुपत संप्रदाय की स्थापना जो है वो लकुलिस ने की थी, लकुलिस। और लकुलिस को ही शिव का अवतार माना जाता था, शिव का अवतार। और जो शिव को, यानी कि लकुलिस को शिव का अवतार मानते थे, वो पाशुपत संप्रदाय को मानते थे। कौन से? पाशुपत संप्रदाय को। ठीक है, ये बात रही। दूसरा संप्रदाय सबसे प्रमुख जो था शैव धर्मानुयायी का या शैव संप्रदाय का, वो था कपालिक। ठीक है, और कपालिक यानी कि जो कपालिक संप्रदाय था, ये शैव धर्म का दूसरा सबसे माना जाने वाला, यानी कि बहुत लोग इसके, जैसे जिस प्रकार से पाशुपत संप्रदाय को बहुत ज़्यादा ख्याति मिली, लोग इसमें रुचि रखते थे, उसी तरह से कपालिक में। ठीक है, और इसका सबसे बेहतर या सबसे बड़ा उपासक जो था वो भैरव था। ठीक है, तो भैरव को जो लोग मानते थे वो कपालिक संप्रदाय को पूजते थे, और जो लोग लकुलिस को मानते थे वो पाशुपत संप्रदाय को मानते थे। इसी तरह से, तो ये बात रही शैव धर्म की। और जो विष्णु के उपासक थे, जो विष्णु को पूजते थे, उन्हें आलवार कहा गया। क्या कहा गया? आलवार कहा गया। और शिव को पूजने वाले को नैनार कहा गया। ठीक है, तो ये चीज़ें रही, आई होप आप समझे होंगे। अगला देखते हैं, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 7, 8, 9 और 10। तो अभी जो हम लोगों ने शैव धर्म और पाशुपत संप्रदाय देखा और वैष्णव धर्म, ये सारे धर्म जो हम लोगों ने देखे या संप्रदाय जो हम देखे, वो भागवत संप्रदाय में ही आते हैं। ठीक है, तो इनकी जो संख्या थी, इसी तरह से जो संप्रदाय थे, इसमें जो संख्या थी वो 9 थी। कितनी थी? 9 थी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही था। जैसे कि पाशुपत संप्रदाय हम लोगों ने देखा, कपालिक संप्रदाय देखा, और इसी तरह से हम लोगों ने आलवार को देखा और नायनार को देखा। इसी प्रकार से भागवत संप्रदाय में 9 प्रकार के संप्रदाय थे। ठीक है, आगे देखते हैं, बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। यानी कि बेस नगर अभिलेख में जो हेलियोडोरस है वो कहाँ का निवासी है, ये पूछा गया है। पुष्कलावती, तक्षशिला, शासक और मथुरा। देखिए, बेस नगर जो है वो विदिशा को कहा जाता है। ठीक है, किसको? विदिशा। और वर्तमान समय में विदिशा को क्या कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएं। तो बेस नगर की गरुड़ अभिलेख, कौन से अभिलेख? गरुड़ स्तंभ अभिलेख से ये पता चलता है, या ये इसमें जो है गरुड़ अभिलेख में या गरुड़ स्तंभ अभिलेख में ये बताया गया है, ये चर्चा की गई है इस बात की कि तक्षशिला के यवन का जो शासक था, यानी तक्षशिला के जो यवन का, किसका? यवन का जो शासक था
शासक का नाम क्या था? वो था एंटियालडिक्स। ठीक है, एंटियालडिक्स। फिर से मैं लिख देती हूँ, एंटियालडिक्स। ठीक है, ये जो था तक्षशिला के यवन का शासक था, और इसी का राजदूत कौन था? हेलियोडोरस। ठीक है, एंटियालकिड्स का जो राजदूत था वो हेलियोडोरस था, और हेलियोडोरस की ही जो है चर्चा की गई है किसमें? बेशनगर अभिलेख यानी कि गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो यवन का शासक था या तक्षशिला का जो शासक था उसका राजदूत यानी कि हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपनाया था? भागवत धर्म। अभी जिन धर्मों की बात हम लोग अभी कर रहे थे, अपनाया था, और वहाँ पे जो है गरुड़ जो स्तंभ अभिलेख है उसकी स्थापना की और उसकी पूजा भी की थी। उस स्तंभ की क्या करी थी? पूजा भी की थी। और इस अभिलेख में ये भी बताया जाता है कि जो गरुड़ अभिलेख है, जो बेशनगर अभिलेख या गरुड़ अभिलेख की बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें वासुदेव को, किसको? वासुदेव को देव देवस कहा गया है, यानी कि देवताओं का देवता कहा गया है। किसको? वासुदेव को। और वासुदेव का जो है भागवत धर्म के प्रचार प्रसार में बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, तो ये बात रही। तीसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आप समझ ही गए होंगे, तक्षशिला हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? कच्छप, मत्स्य, वाराह और नृसिंह। तो देखिए, विष्णु ने वाराह जो है अवतार लिया था दैत्यों से पृथ्वी को छुड़ाने के लिए। कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो है दैत्यों का शासन था, और छुड़ाने की वजह से, पृथ्वी को छुड़ाने के लिए विष्णु ने वाराह जो है अवतार लिया था। और दैत्य का जो नाम था वो राज हिराड़ा था, राज हिरणाक्ष। ठीक है था, और इसका वध करके वाराह रूप लिया था जो है विष्णु ने, और पृथ्वी को छुड़ाया था। ये बेसिक सी बात रही थोड़ी सी। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के, भगवान शिव के। तो देखिए, पांचवे का जो सही आंसर हो जाएगा वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, ये बात रही पांचवे की क्वेश्चन की, यानी कि पांचवे का जो सही आंसर है वो तीसरा है। छठा है कि राजा नंद का उल्लेख करने का अभिलेखीय प्रमाण है, यानी कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें राजा नंद की का उल्लेख मिलता है या उनकी चर्चा की जाती है? देखते हैं ऑप्शन। खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख। तो खारबेल बहुत ही प्रतापी राजा था, किस वंश का आप बताएं? तो खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख, रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो छठे का जो सही आंसर उसकी बात कर ली जाए तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या है। कलिंग का जो चेदी वंश था, ठीक है, कलिंग का जो चेदी वंश था। देखिए, कलिंग, आप बताइएगा कि कलिंग पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया और कब किया था, और किस आक्रमणकर्ता ने जीता था कलिंग को? ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न रहा। बात करते हैं हम क्वेश्चन के हिसाब से जो बात हो रही थी। तो कलिंग का जो चेदी वंश है, कौन सा वंश? चेदी वंश। इसका सबसे प्रतापी राजा था खारबेल। कौन था? प्रतापी राजा खारबेल था। इसी ने ही हाथी गुफा अभिलेख बनवाया था। ठीक है, और हाथी गुफा अभिलेख में यह चर्चा थी कि महापदम नंद ने जो कि नंद वंश का संस्थापक है, महापदम नंद जो है नंद वंश का संस्थापक है और प्रतापी राजा था। ठीक है, और महापदम नंद को ही सर्वछत्रांतक कहा जाता है, क्योंकि ये प्रतापी राजा के साथ साथ इसकी सेना बहुत मजबूत थी और इसने क्षत्रियों से बड़ी ही प्रॉब्लम थी इसे। तो महापदम नंद ने
नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये किससे पता चलता है? ये पता चलता है खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, और नहरों की जानकारी सबसे पहले यही हाथी गुफा अभिलेख से ही मिलती है। ठीक है, और इससे ये भी पता चलता है कि जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिया गया था। ये भी उल्लेख मिलता है, जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिया गया था। ये भी अभिलेख मिलता है किससे? हाथी गुफा अभिलेख से। ये बात रही। और खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो ये कि इसमें दक्षिण के 3 राज्यों की चर्चा है। मात्र 3 राज्यों की चर्चा है, चोल, चेर, पांडे। और किस राज्य की चर्चा नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसमें ये भी बताया गया था कि इस अभिलेख में ये भी बताया गया था कि इन तीनों पर खारबेल ने आक्रमण किया था और इन्हें पराजित किया था। यानी कि खारबेल क्या हुआ था? जीता था। इससे ये पता चलता है कि इसके पास बहुत ही सेना की मजबूती थी। ये बात रही। छठे का फिलहाल पहला आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्म नंद। तो देखिए, 7वें का जो सही आंसर है वो चौथा है। महापद्म नंद को ही सर्वछत्रांतक या अपरो परशुराम कहा जाता है। क्यों? देखिए, नंद वंश का संस्थापक है महापद्म नंद। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक है महापद्म नंद। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक यह हो गया। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्षत्रियों का विरोधी था, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता था? सर्वछत्रांतक या अपरो परशुराम कहा जाता था, क्योंकि ये दक्षिण के राज्यों पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था। और इसकी जाति जो थी वो शूद्र थी। जाति जो थी वो शूद्र थी। और महापद्म नंद के समय से ही केंद्रीय शासन काल की शुरुआत हुई। केंद्रीय शासन काल की शुरुआत हुई। ठीक है, और इसने कलिंग पर आक्रमण किया और उपाधि ली। एक राट की उपाधि इसने ली थी, एक राट की। देखिए, 3 आपको याद रखनी है। एक, अपरो परशुराम महापद्म नंद को कहा जाता है। क्षत्रियों पर कई क्षत्रियों को इसने मार दिया था, तो उसकी वजह से इसने अपनी उपाधि सर्वछत्रांतक रखी थी। कलिंग पर आक्रमण करने के बाद इसने एक राट की उपाधि ली थी। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखिएगा। और ये नंद वंश का संस्थापक है, ये बात। और नंद वंश का जो दूसरा शासक था वो धनानंद था। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित है, यानी कि किसके दरबार से संबंधित है, था बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजीत, उदयन। तो देखिए, 8वें का जो सही आंसर है वो पहला है, यानी कि बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का संस्थापक है। और हर्यक वंश जो है मगध पर शासन करने वाला पहला वंश है। ठीक है, मगध पर शासन करने वाला पहला। मगध आप जानते हैं कि कई राज्यों को मिलाकर, महाजनपदों को मिलाकर मगध बना हुआ था। तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था, यानी कि इस तरह से कहा भी जा सकता है कि वास्तविक रूप से, ठीक है, मगध पर पहला जो शासक था वो बिंबिसार था। ठीक है, लेकिन वंश पूछेगा तो हर्यक वंश हो जाएगा। ठीक है ना। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आता है। ठीक है, अजातशत्रु हर्यक वंश में। इसके बाद उदयन आता है। उसके बाद उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जिसे आप पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद नागदशक आया। अब नागदशक बहुत ही कमज़ोर शासक था। और इसके बाद इसका जो सेनापति था शिशुनाग,
उसने ही नागदशक की हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। ये और इस टाइम पे बिंबिसार के समय में मगध की जो राजधानी थी वो राजगीर थी। ये एक प्लस पॉइंट है, उसको याद कर लीजिएगा। तो 8वें का जो सही आंसर हो गया वो पहला हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग, चंपा, कौशल, अहिछत्र, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर। 9वें का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दूसरा यानी कि कौशल जो है अहिछत्र से संबंधित नहीं है। कौशल किससे संबंधित है ये आप बताइएगा, या आगे क्वेश्चन होगा तो मैं और आपसे डिस्कस करूंगी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? और इनके बारे में ऑलरेडी पहले भी बहुत बात करी जा चुकी है। मगध, वाज्जी, कौशल, अंग। 10वें का जो सही आंसर है वो चौथा सही हो जाएगा। चंपा जो चंपा है इसको महाभारत और पुराणों में मालिन कहा गया है, मालिन कहा गया है। और मालिन जो है यानी कि चंपा जो है एक नगर निकाय था, ठीक है। तो दीर्घ निकाय नगर था, तो दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर का जो वास्तुकार जो था उसे महागोविंद यानी कि इस नगर की जो वास्तुकार किस प्रकार से इसको बनाना है, ढालना है, करना है, ये वास्तुकार जो था वो महागोविंद था। तो ये बातें रही। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कंबोज का राजघाट, स्मग का पोतन या पोटिल, सूरसेन का कौशाम्बी या कौशल का श्रावस्ती। 11 का जो सही आंसर है वो तीसरा सही हो जाएगा, सूरसेन पटना से संबंधित। ठीक है, किस प्रकार के ये प्रश्न है आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी तैयारी तो बेहतर ही होगी और आप देख रहे हैं कि आपने कितना सही किया, और सही आप जरूर बताइएगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? यानी कि इस टाइम जो उत्तर प्रदेश कहा जाता है, 16 जनपद में से उत्तर प्रदेश में कितने जनपद स्थित थे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, 6, 7, 8 या 9। 12 का जो सही आंसर है वो तीसरा है, 8। कितने? 8। अब बात कर ली जाए कौन कौन से, तो एक तो कुरु था, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। ठीक है, ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। तो आप समझ रहे होंगे कि अभी अभी जो प्रश्न हम लोगों ने हल किए वो महाजनपद से संबंधित थे, इसीलिए मैंने पूछा कि आपने कंफर्म तो किया ही होगा। तो 12 का जो 8 सही हो गया। और मैं एक बार दोहरा देती हूँ, आप लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना है। तो उत्तर प्रदेश में जो उस टाइम में जनपद थे वो 8 थे, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल। ठीक है, अगला देखते हैं, पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो ये बात सही है। उसकी फौजें बेहतर थी, बिल्कुल। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो देखिए 13 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो ये तो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता, यानी कि सिकंदर सफल क्यों हुआ, तो उसकी फौजें बेहतर थी, बात सही है। देशद्रोहियों ने उसकी सहायता करी, हाँ ये बात सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये बात भी कहा जा सकता है। लेकिन क्योंकि उस टाइम में सिकंदर ने कहा था कि वो पूरे विश्व को उसने जीता है, तो पहला तो सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। फौजी बेहतर थे, ये यानी कि 13वां का जो है वो दूसरा आप कह सकते हैं, वैसे बिल्कुल पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं सिकंदर के बारे में अगर थोड़ी सी बातें कर ली जाए तो सिकंदर जो था भारत पे जब नंद वंश खत्म होता है, उसका उसी समय खत्म होता है, नहीं, जब उस एक तरफ नंद वंश चल ही रहा है उस टाइम पे, और उसी टाइम बीच में ही नंद वंश के शासकों के बीच में ही एक यूनानी आक्रमण होता है भारत पर, जिसे यूनान को ही मकदूनिया कहा जाता है, मकदूनिया। ठीक है, यूनान को ही क्या कहा जाता है, मकदूनिया। तो इसका पहला आक्रमण सिकंदर के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और पहला आक्रमण तो ईरान करता है, ईरान पर करता है कौन, सिकंदर। ठीक है, दूसरा गांधार यानी कि पाकिस्तान पे। ठीक है, और पाकिस्तान के आम्भिक जो राजा था वो अपने आप को सरेंडर कर देता है सिकंदर की सेना को देखकर, डर कर। ठीक है, और
सिकंदर का जो गुरु है वो अरस्तु है, आप जानते होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है अधिकतर। और इसके बाद जब ये पाकिस्तान से होके या गंधार से होके आता है, तब ये सोचता है कि क्या किया जाए, भारत पर क्या किया जाए, आक्रमण किया जाए। और किसी कारणवश इसकी सेना बहुत थकी हुई होती है। और आप ये बताइए कौन सी नदी होती है जिसको ये पार नहीं करता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे। 13 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। बातें कर अगर चर्चा की जाए तो बहुत बड़ी क्लासेस होंगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर, देखे झेलम के तट पर, झेलम नदी है उसने पार नहीं की थी। आपके क्वेश्चन का सीधा आंसर मिल गया। तट पर पराजित किया था। आम्बिक तो वो था गंधार का जिसने खुद ही सिकंदर के सामने सरेंडर कर दिया था। तो पुरु यानी कि पोरस का जो राजा था उसने जो है वीरता से वो सिकंदर से लड़ा था। और उसने कहा मैं अपनी जो है आपके सामने सरेंडर नहीं करूँगा, अगर आप चाहें तो मेरा सर कलम कर सकते हैं, ऐसा पुरुष ने कहा। तो सिकंदर ने उसकी बहादुरी से बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से, उसकी सिकंदर की पत्नी पोरस को क्या करती है, भाई मानती है या राखी बंधवाती है, इस तरह से। ठीक है, ये बात हो जाती है। यानी कि पोरस के वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो हाँ, पोरस ही है, बिल्कुल यही बात तो हो रही थी।